जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 केमिस्ट्री का काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो आज का ये क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनल बिहार बोर्ड ने जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसका फाइनल डेट सीट रिवील कर दिया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड का, वो भैया फाइनल बोर्ड एग्जाम आपका 7 फरवरी को होने वाला है। तो आज का एक क्लास अगर देखा जाए 7 फरवरी की दृष्टि से ना, केमिस्ट्री की दृष्टि से, तो आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर दो और साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप की जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों, सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कौन अनुसंख्य गुण नहीं है, यानी कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्य गुणधर्म को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कौन ऐसा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने परासरणी दाब, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है वाष्प दाब, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, वाष्प दाब। ठीक है, यानी कि जो आपका वाष्प दाब होता है ना, वो किसी भी विलयन का आपका अनुशैखिक गुणधर्म नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि विलयन का जो आपका अनुशैखिक गुणधर्म होता है वो भैया 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका होता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, मैं यहाँ पे चारों को मेंशन कर दे रहा हूं, जिसमें से पहला आपका होता है भैया वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, और जो आपका दूसरा होता है यहाँ पे लिखा हुआ है क्वथनांक का उन्नयन। पहला आपका वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, और जो आपका तीसरा होता है ना वो होता है हिमांक का अवनमन। क्या होता है जी? हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और जो चौथा होता है परासरणी दाब, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप सभी याद रखोगे जो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है, जो आपका अनुषंगिक गुणधर्म होता है किसी भी विलयन का, वो आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला आपका वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा हिमांक का अवनमन और चौथा आपका परासरणी दाब होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि इनमें कौन राशि ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। इनमें से ऐसी कौन सी राशि है जिसपे भैया ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आप सभी के सामने सामान्यता, ऑप्शन नंबर बी है मूललता, ऑप्शन नंबर सी है मूललता, डी है इनमें से सभी। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, जो आपका मोलालिटी होता है, जो आपका मूललता होता है, सॉरी, जो आपका मूललता होता है ना, इस पे भैया ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि टेम्परेचर को तुम इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को तुम डिक्रीज करोगे, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। किस पे? मोलालिटी पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने थर्ड नंबर कि कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा, जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल होते हैं, जो आपके विलायक के अणु होते हैं ना, वही केवल अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 4 नंबर, सॉरी 1 सेकेंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे थे ना हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने कि शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है, यानी कि मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होता है? वो होता है 55.6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर कि किसका हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, किसका हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा होगा, जिसमें से पहला है ऑप्शन आप सभी के सामने K2SO4, दूसरा है आपके ऑप्शन NaCl यानी कि नमक, तीसरा है आप सभी के सामने ऑप्शन यूरिया, चौथा है आप सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। ठीक है, K2SO4 का होगा या फिर NaCl आई मीन नमक का होगा या फिर यूरिया का होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करा जाए हिमांक का अवनमन का, तो वो सबसे ज्यादा आपका होगा K2SO4 का। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 6 नंबर कि मूललता को प्रदर्शित किया जाता है, मूललता को प्रतीत किया जाता है, जो आपका मोलालिटी होता है उसे भैया हम लोग किस चीज में मापते हैं भैया? ग्राम प्रति, सॉरी, उससे हम लोग मापते हैं भैया मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, किसमें मापते हैं? मोल प्रति किलोग्राम। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7 नंबर कि जो आपका टिंडल प्रभाव है, जो आपका टिंडल इफेक्ट है, वो किस में पाया जाता है? विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में या फिर वाष्पों में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने, जो कि आपका टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है, वो भैया देखने को मिलता है सॉल में। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब भैया जो आपका होता है ना टिंडल प्रभाव, वो क्या कहलाता है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा। थोड़ी सी अगर मैं कुछ सेकंड के टाइम लेना चाहूँ तो मैं कुछ टाइम में मैं आपको समझा सकता हूँ कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। भैया टिंडल प्रभाव पहला चीज तो आप समझ गए कि ये भैया जब भी देखा जाएगा, ये देखा जाएगा सॉल में, आई मीन कोलाइडी विलयन में देखा जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मान लो सॉल है या फिर कोलाइडी विलयन भी बोल सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा कोई पॉइंट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स है, जहां से तुम्हारा क्या है भैया? लाइट आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैं लाइट सोर्स में मान लेता हूँ आप सभी के सामने एक टॉर्च है। ठीक है, क्या है जी? टॉर्च है।
तो इस तरीके से अगर मान लो आप सभी के सामने अगर एक टॉर्च है, ठीक है, तो भैया आप सभी को पता है कि यहाँ से लाइट निकलेगी। ये मान लो आप सभी के सामने टॉर्च है, ठीक है, जिस तरीके से बने, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा भैया, लाइट निकलेगा, ठीक है, यानी कि जो लाइट है वो निकलेगी, लाइट है निकल के इस तरीके से जाएगी, जो भी चीज़ें होगी इस विलेन से होके, इस सॉल से होके जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस सॉल में अगर देखा जाए ना, अगर इस सॉल में देखा जाए, ये आपका सॉल है ना, तो अगर इस सॉल में देखा जाए तो लाइट के जो रास्ता है ना, लाइट का जो वे है, लाइट का जो पाथ है, ठीक है, वो भैया यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। यानी कि सॉल के अंदर भी, कोलाइडे विलेन के अंदर भी आपका जो लाइट होता है ना, लाइट का जो रास्ता होता है, लाइट का जो पथ होता है ना, वो भैया दिखता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, यही आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। बस जो रास्ता है ना लाइट की, वो दिखती है सॉल के अंदर, वो दिखती है कोलाइडे विलेन के अंदर, यही प्रभाव आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर कि कौन अनुसंख्य गुणधर्म होगा। मैंने आपको 4 बताया ना, चार आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं किसी भी सॉल्यूशन के, ठीक है, जिसमें से पहला आपका होता है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक का अवनमन और चौथा होता है भैया परासरणी दाब, ठीक है। अब इनके अंदर से आपको चूज करना है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आप सभी मुझे बताओ कि कौन अनुसंख्य गुणधर्मों का वाष्प दाब, जी नहीं, वाष्प दाब नहीं होता। अगर वाष्प दाब का अवनमन रहता तो हो सकता था भैया हिमांक, हिमांक भी नहीं होगा। अगर हिमांक का अवनमन रहता तो मैं मान सकता था कि हाँ भैया ये विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म है, लेकिन भैया यहाँ पे हिमांक केवल दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी, जो आपका परासरणी दाब होगा, वो आपका एक अनुसंख्य गुणधर्म होगा विलयन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9 नंबर कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, विशिष्ट चालकता की इकाई या फिर किसी भी क्वांटिटी की इकाई को मेजर करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, करेक्ट। तो भैया विशिष्ट चालकता जिसे हम लोग डिनोट करते हैं के से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भैया आपका रो का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि रो का उल्टा होता है। अब भैया रो यहाँ पे क्या है, रो यहाँ पे भैया विशिष्ट प्रतिरोधकता है, विशिष्ट आपका प्रतिरोध है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध कह लो या फिर प्रतिरोधकता कह लो, इंग्लिश में बात करें तो रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब भैया के बराबर होता है 1/μ। तो भैया रो का यूनिट यानी कि जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है तुम्हारा ओम मीटर, या फिर लेंथ को तुम मीटर सेंटीमीटर किसी में भी क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ओके, अब भैया ऊपर इनको करोगे, अगर आप इन्हें ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी, ठीक है। आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तो याद रखना आप सभी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 10 नंबर कि पदार्थ की अभिक्रिया की जो दर होती है, ठीक है, पदार्थ की जो अभिक्रिया होती है उसकी जो दर होती है वो निम्नलिखित में किस बात पे निर्भर करता है, ठीक है। परमाणु पे, समतुल्य पे, अणु पे या फिर सक्रिय मात्रा पे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि जो किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया की दर होती है वो भैया डिपेंड करता है सक्रिय मात्रा पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 11 नंबर कि भैया सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की मात्रा की आवश्यकता होती है। ये छोटी सी न्यूमेरिकल है, आप सभी को सोल्व करके कमेंट में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 12 नंबर कि वैद्युत अपघटन की क्रिया कैथोड पर क्या होती है। देखो भैया वैद्युत अपघटन की क्रिया में अगर बात करा जाए वैद्युत अपघटन सेल में, ठीक है, तो भैया आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें से पहला एनोड हो गया, दूसरा आपका कैथोड हो गया, ठीक है। तो तुम इस तरीके से तुम नहीं बता सकते कि एनोड पे भैया पॉजिटिव होता है चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो भैया दैट इज कॉल्ड एनोड, और कैथोड पे भैया नेगेटिव चार्ज है तो दैट इज कॉल्ड कैथोड। नहीं, तुम इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते एनोड और कैथोड को, ठीक है। सिंपल सा बात है कि एनोड चाहे तुम्हारा गैल्वेनिक सेल रहे या फिर विद्युत अपघटनी सेल रहे, सिंपल सा बात है एनोड पे भैया जब भी होगा आपका ऑक्सीडेशन का काम होगा, और जो आपका कैथोड है, ठीक है, ये आपका एनोड है, कैथोड है, कैथोड पे जब भी क्रिया होगा वो यहाँ पे रिडक्शन का ही क्रिया होगा, ठीक है। तो भैया वैद्युत अपघटन में जो क्रिया कैथोड पे होता है वो होता है रिडक्शन का, यानी कि अवकरण का। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों कि कौन द्वितीयक सेल है, ठीक है। द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल क्या होता है कि अगर मान लो हमने उसका एक बार यूज कर लिया, अगर उसका एक बार यूज कर लिया तो दोबारा से उसे रिचार्ज करके दोबारा से हम लोग यूज कर सके, यही आपका सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल कहलाता है, जो कि आपका है होता है लेड स्टोरेज बैटरी। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1 फैराड का विद्युत, ठीक है, CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका CuSO4 यहाँ पे यौगिक दिया है, ठीक है, यहाँ पे भैया Cu पे प्लस चार्ज होता है, SO4 पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। चलो जी, अब इन्हें मैं अगर तोड़ना चाहूं तो भैया इस तरीके से तोड़ सकता हूं, जो आपका Cu होता है ना, जो आपका Cu होता है उस पे +2 चार्ज होता है, और जो आपका SO4 होता है, ठीक है,
जो आपका SO4 होता है उस पर -2 चार्ज होता है। तो अगर मैं यहाँ से ऐसा करूँ, अगर मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि भैया अगर मैं कॉपर को, ठीक है सॉरी, अगर मैं कॉपर को, जैसे यहाँ पे कॉपर 2+ है, अगर मैं कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है तभी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आया ना भैया, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो भैया ए आपका बदल जाएगा प्योर कॉपर में, ठीक है, यानी कि कॉपर आपका सॉलिड होता है तो कॉपर में आपका बदल जाएगा। अब यहाँ पे चीजें समझो, यहाँ पे हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता पड़ रही है और यहाँ पे अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तब जाके भैया ओरिजिनल प्योर आपका कॉपर में बन पा रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 फैराड का विद्युत CuSO4 के घोल से कितना ग्राम तांबा मुक्त करेगा, ठीक है। चूंकि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तब जाके भैया ये आपका प्योर कॉपर में बदल पा रहा है। 2 भैया इलेक्ट्रॉन आई मीन कि 2 फैराड की अगर मैं धारा दे रहा हूं तब जाके भैया ए प्योर कॉपर में बदल पा रहा है। और कॉपर का जो आपका भैया भार होता है ना, ठीक है, परमाणु भार होता है वो होता है 63.5 ग्राम। ओके, तो 2 फैराड का जब मैं यहाँ पे धारा प्रवाहित कर रहा हूं तो हमको कॉपर का कितना मात्रा मिल रहा है भैया, 63.5 ग्राम मिल रहा है। तो अगर मैं 1 फैराड का धारा अगर प्रवाहित करूं, 1 फैराड का, तो भैया हमें इसका आधा मिलेगा, यानी कि 63.5 अपॉन में 2 हो जाएगा, जो कि आपका 31.75, ठीक है, 31.75 ग्राम होगा। तो ऑप्शन नंबर आप सभी के सामने बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा, यानी कि कॉपर की जो मात्रा बचेगी, तांबा की जो मात्रा बचेगी वो इतना ग्राम तांबा मुक्त होगा, 31.75। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। लोहे का भैया संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि भैया तुम आयरन कैथोड बना के रोक सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 16 नंबर कि अगर मैं 96,500 कूलम CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है तो भैया कितना ग्राम का तांबा आपका मुक्त होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा बात है, अभी मैंने बताया ना, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि भैया 1 फैराड में आपको पता है ना, 1 फैराड में आपका 96,500 कूलम होता है। तो वही क्वेश्चन आ गया ना आपका कि भैया 1 फैराड में कितना आपका CuSO4, मतलब CuSO4 में से कॉपर आपका कितना मुक्त होगा, ठीक है। तो 1 फैराड में तो अभी हमने देखा ना 31.76 ग्राम तांबा का जो आपका है ना वो मुक्त हो पा रहा था, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 17 नंबर कि इनमें कौन द्वितीयक सेल है। भैया क्वेश्चन रिपीटेड हो रही है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि द्रव में किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है। यानी कि अगर मान लो परिक्षेपण माध्यम अगर आपका द्रव हो और परिक्षेपित प्रावस्था भी अगर आपका द्रव हो, यानी कि अगर दोनों चीज अगर आपका द्रव हो, अगर भैया परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, अगर आपका परिक्षेपण माध्यम या फिर परिक्षेपित प्रवस्था, ठीक है, परिक्षेपित प्रवस्था अगर दोनों आपका द्रव हो ना, तो भैया इस कंडीशन में जो आपका परिक्षेपण होता है वो आपका द्रव कहलाता, सॉरी पायस कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने सही हो जाएगा। और भैया दूध एक अच्छा एग्जांपल है पायस का, तुम्हारा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैबर विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। पहला चीज यहां से एक और चीजें आपको क्लियर हो गई कि हम लोग हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का क्या करते हैं भैया, निर्माण करते हैं हैबर विधि से, ठीक है। तो भैया यहां पे चीजें समझना कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में हम लोग Fe उत्प्रेरक के लिए, उत्प्रेरक आपका क्या होता है, लोहा होता है, लोहा का चूर्ण होता है, याद रखना, लोहा का छोटा छोटा पार्ट में चूर्ण होता है। तो लोहा जो आपका उत्प्रेरक होता है, लोहा जो आपका कैटलिस्ट का काम करता है, तो भैया वर्धक का कार्य कौन करता है। अब भैया उत्प्रेरक वर्धक तुम जानते होगे कि जो क्या होता है ना, जो तुम्हारी काम करने की क्षमता को बढ़ा दे, यानी कि क्रियाशीलता को बढ़ा दे, वही आपका उत्प्रेरक वर्धक कहलाता है। उत्प्रेरक वर्धक मतलब कि जो उत्प्रेरक होता है उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा दे, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में यहां पे यूज हो रहा है आपका Fe, कैटालिस्ट के रूप में आपका यूज हो रहा है लोहा Fe, ठीक है। तो भैया यहां पे उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है कौन, वो है भैया एमओ, ठीक है। एमओ क्या करेगा भैया, लोहा के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा। समझ रहे हो ना चीजें। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 20 नंबर कि रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। सिंपल सा बात है कि जो आपका रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें आपका एक परत होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में आपका 2 परत होता है, ठीक है। एक चीज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्यारा सा रिक्वेस्ट, एकदम दिल से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, मैं जानता हूं आप सभी ने नहीं करा, बिकॉज कोई दिक्कत नहीं। अगर आप देख रहे हो ना चैनल पे भैया, फिजिक्स वाले भैया पे तो 1K सब्सक्राइबर है, कोई बात नहीं भाई, टाइम भी नहीं लगेंगे, तुम देखोगे कि इसी यूट्यूब चैनल पे 1 बिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, ठीक है। बिकॉज मुझे हमारे ऊपर भरोसा है, मुझे अपने कंटेंट पे भरोसा है। मैं जिस तरीके से आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आप सभी के लिए हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो बिहार बोर्ड का एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट हो या फिर बिहार बोर्ड का जो भी अपडेट हो, वो हो, स्ट्रेटेजी हो, प्लानिंग हो आप सभी के लिए, तो भैया वही चीज़ है ना। तो आई नीड टू सपोर्ट। बाकी तो भाई बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग अपन लोग, ठीक है। बाकी हमारा जो टारगेट है कि वो जिस तरीके से हर एक स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हर एक स्टेट के लोग होते हैं ना,
वो अपने स्टेट को गर्व से क्या कर पाते हैं, रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो हम लोग भी ऐसा करना है ना कि हम भी बिहार को, मतलब क्या होता है ना कि अगर अलग स्टेट में जाओगे ना तो भाई लाइक समझ रहे हो ना किस तरीके से हम लोग के साथ ट्रीट किया जाता है। लाइक तुम बिहारी हो, तुमको तो इंग्लिश नहीं आती होगी, तुमको तो ये नहीं आता होगा, तुम तो गवार होगे। तो इस तरीके से हमें क्या किया जाता है भैया, ट्रीट करा जाता है। तो हमें भी भैया बिहार को दिखाना है कि भैया बिहार किस लेवल पे है। फिलहाल अभी तो नहीं है, लेकिन हम लोग ले जा सकते हैं। हर एक चीज के मामले में अगर देखा जाए तो बिहार हमारा पिछड़ा राज्य में आता है, राइट, अभी भी आता है। तो भैया इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टॉप पे ले जा सकते हैं। और भैया जब तक इसी के लिए अगर हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक चीजें संभव हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए हमें सबको क्या करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और सभी को मेहनत करना पड़ेगा, और सभी तब जाके हम लोग बिहार को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सही से, गर्व के साथ। गर्व के साथ तो खैर अभी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बिहार से हमारे बहुत बहुत महान लोग निकले हैं, ठीक है। बिहार के बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं देश के लिए, ठीक है। तो अभी भी बिहार को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक गर्व के साथ, वही एक हौसला के साथ, मतलब। लेकिन फिर भी यार हमारा बिहार को जिस तरीके से नीचा दिखाया जाता है, जिस तरीके से पिछड़ा राज्यों में गिना जाता है ना, तो हम लोग ऐसा काम करें, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सही करें, जो भी पॉलिटिक्स वगैरह का वो भी चीज़ें हैं वो भी सही करें। अगर हम लोग आगे बढ़ के आगे बढ़े तो वो भी हम लोग सही कर सकते हैं, ठीक है। और बिहार को अभी काफ़ी आगे ले जाना है, ठीक है। बाकी आई नीड योर सपोर्ट। बाकी एजुकेशन सिस्टम तो सही कर ही दूंगा मैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम मैं बिल्ड करूंगा, बाकी बहुत कुछ करना है, ठीक है। बाकी आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड है। तो बस आप सभी वीडियो को लाइक कर देना एंड दोस्तों में शेयर कर देना, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हो उनको ये वीडियो शेयर कर देना, ताकि उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। एंड चैनल को अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बिकॉज जितने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा स्टूडेंट, जितने ज़्यादा आप सभी जैसे प्यारे प्यारे भाई, प्यारे प्यारे बहन, जितने सारे हमारे चैनल पर इकट्ठा होंगे, हमारा प्लेटफॉर्म एक और ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनेगा, ठीक है। और भैया वही बोला गया ना कि एकता में बल होती है, तो बस जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पर स्टूडेंट को यहाँ पे जोड़ सकते हो तो जोड़ो। बाकी हम लोग बिहार के लिए सभी मिलकर मेहनत करेंगे एंड बिहार को भी आगे लेके जाएंगे, बिहार को भी टॉप पे ले जाएंगे, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो की ओर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया भैया, पाया जाता है आपका सॉल्व में, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 22 नंबर की कौन लायोफिलिक कोलाइड है, ठीक है। दूध, गोंद, कुहासा या फिर रक्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने कि जो भैया आपका लायोफिलिक कोलाइड है वो आपका है दूध, ठीक है। क्या है जी, दूध है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि कौन सा गुण कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है, ठीक है। इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जो कि आपका कोलाइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है, जो कि आपका होगा भैया, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसका जवाब आप कमेंट करके मुझे बताओगे, बिकॉज यार एक ही होमवर्क दिया ना मैंने अभी तक, तो आपको करना क्या है भैया, कमेंट करना है, सिंपल था। और आपसे भी कमेंट नहीं करते कि भैया मैं तो कमेंट नहीं कर रहा, तुम देखने थोड़ी आ रहे हो। भैया मैं नहीं देखने जा रहा, लेकिन तुम अपने आप से खुद को तो देख रहे हो ना। तो भैया अपने लिए कम से कम सेटिस्फैक्शन के लिए कर दो, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं भैया, ठीक है। मैंने पूरा वीडियो भी देख लिया, पूरा लेक्चर भी देख लिया, साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी मैंने सही कर दिए, और जो होमवर्क दिए थे भैया ने वो भी मैंने क्लियर कर दिया। तो खुद से तो तुम संतुष्ट हो जाओगे ना, तो खुद के लिए करो यार, समाज दुनिया समाज का मत सोचो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि वैद्युत क्षेत्र में कोलाइडी कणों की जो गति होती है वो क्या कहलाती है। वो भैया वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि जल में H2 प्लस में Cl2, और मतलब ये आपकी एक अभिक्रिया हो रही है कि भैया H2 गैस Cl2 गैस के साथ क्या कर रहा है भैया, अभिक्रिया कर रहा है। तो भैया जाके आपका फाइनल जो आपका प्रतिफल मिल रहा है वो आपका 2HCl कहलाता है, ठीक है। 2HCl यहाँ पे बन रहा है। तो भैया सूर्य प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, सिंपल सा बात है, जो भी अभिक्रिया, जो भी रिएक्शन आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, तो इसका डायरेक्ट मानना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि आपका अभिक्रिया का कोटि होगा वो होगा 0, ठीक है। मतलब एक चीज मैंने आपको बता दिया कि जो भी अभिक्रिया होती है, जो भी आपका रिएक्शन होता है, अगर वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, तो उसका जो कोटि होगा उस रिएक्शन का वो डायरेक्ट मानना तुम 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 26 नंबर कि इनमें कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है। और वेग स्थिरांक क्या होती है, वेग स्थिरांक की इकाई अगर देखा जाए तो वो क्या होती है भैया, ठीक है, वो होता है आपका मोल। मोल का पावर 1 माइनस एन, उसके बाद तुम्हारा लीटर लीटर n-1, और उसके बाद तुम्हारा होता है सेकंड इनवर्स, ठीक है। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, पहले होता है एल, ठीक है। तो एल का पावर 1 माइनस एन, और उसके बाद तुम्हारा होता है मोल होता है n-n, और सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, यानी कि n की जगह तुमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो l की जगह 1 पुट करोगे तो ये तो भैया आपका आ जाएगा 0 नहीं आएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 1, और यहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैया प्रथम कोटि के लिए जो आपका अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होगा वो होगा सेकंड इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए
आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 27 नंबर, सेम वही क्वेश्चन, बस हिंदी में लिख दिया है कि समय प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी वही समय इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यानी कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जो आपका टी हाफ का मान होता है, टी हाफ क्या है यहाँ पे आवर्तकाल है, क्या है जी, टी आप जो आपका है वो आवर्तकाल है। अब भैया आवर्तकाल क्या होता है, तो भैया आवर्तकाल वही होता है अगर मान लो प्रारंभिक मात्रा तुम्हारा 2 है, ठीक है, और इसका आधा कर दो तो 1 आ जाएगा, यही आपका आवर्तकाल कहलाएगा। यानी कि जो प्रारंभिक मात्रा होती है उसको आधा होने में जितना समय लगता है, ठीक है, आधा होने में जितना समय लगता है वही आपका क्या कहलाता है, टी हाफ यानी कि आवर्तकाल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया प्रथम कोटि के लिए जो आपका आवर्तकाल का मान होगा वो होगा 0.693 अपॉन में के, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं उन्हें सांद्रण प्राय निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा मतलब किया जाता है, ठीक है। तो भैया जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका जो सांद्रण होता है ना वो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं फेन प्लवन विधि, ठीक है, या फिर इसे तुम झाग प्लवन विधि भी बोलते हो, ठीक है, झाग प्लवन विधि। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि सल्फाइड अयस्क है, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा अयस्क है जो कि आपका सल्फाइड के रूप में है, तो वो आपका है गैलेना, ठीक है, गैलेना। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि सीने बार का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, देखो देखो यहाँ पे चीजें गलत लिखी है, इस तरीके से होना चाहिए था सीने बार, ठीक है। तो सीने बार का फॉर्मूला है भैया HGS, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोताखोरी में श्वसन कार्य हेतु किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है, यानी कि जो आपके गोताखोर होते हैं वो अगर किसी भी मतलब समुद्र में जाते हैं या फिर मतलब किसी भी मतलब पानी वाले इलाके में अगर वो अंदर जाते हैं, ठीक है, तो उनके साथ कौन कौन से गैसेस मिक्स रहती है, तो वो आपका होता है पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए, पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है लेकिन बहुत 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 कम होती है, तो तुम्हें ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में हीलियम की भी मात्रा चाहिए अगर तुम पानी के अंदर जा रहे हो तो। और जो गोताखोर लोग होते हैं ना वो भैया लेके जाते हैं, ठीक है, कौन कौन दो गैसेस, हीलियम और प्लस में ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 33 नंबर कि इनमें कौन उपधातु है। अब भैया उपधातु क्या होती है, उपधातु वही धातु होती है जिसमें आपका धातु प्लस में अधातु का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि धातु जो मतलब इनकी जो क्रिएटिविटी होती है, जो इनकी क्रियाशीलता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो धातु से ज्यादा लेकिन अधातु से कम, यानी कि बीच बीच वाली जो भी कंडीशन होती है, बीच बीच वाली जो भी केस होती है वही आपको उपधातु कहलाता है। और ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो आपका Sb होगा ये आपका एक अच्छा उपधातु है, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर कि श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में डुबाकर रखा जाता है, यानी कि किस लिक्विड में डुबाकर रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को, यानी कि श्वेत फास्फोरस को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल, यानी कि जल के अंदर हम लोग डुबा के रखते हैं श्वेत फास्फोरस को। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि सबसे ज्यादा प्रबल होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रबल किसका बॉन्ड होता है, क्लोरीन क्लोरीन का, फ्लोरीन फ्लोरीन का, आयोडीन आयोडीन का, या फिर ब्रोमीन ब्रोमीन का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपका प्रबल जो भैया बॉन्ड होता है वो होता है क्लोरीन क्लोरीन का। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने सही हो जाएगा, ठीक है। और ये सब जितने सारे भी तुम तत्व देख रहे हो ना, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे हैलोजन, ठीक है, किस तत्व के ग्रुप है भैया, हैलोजन समूह के ग्रुप है, ठीक है। तो भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन की ओर कि कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है भैया, क्वेश्चन ही अधूरा है, मतलब तुमने गाना सुन रखा ना अरिजीत सिंह का हमारी अधूरी कहानी, तो उसी तरीके से यहाँ पे तुम बोल सकते हो स्टूडेंट लोग कि भैया हमारी अधूरी प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे प्रश्न अधूरा है भैया, यहाँ पे कुछ रहता है कि क्या प्रदर्शित करता है, तब उसके बाद बता सकते थे कि हाँ भैया कौन सा तत्व क्या प्रदर्शित करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन भैया क्वेश्चन यहाँ पे मतलब क्या बोल सकते हैं, मिसप्रिंट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ होना चाहिए था कि कौन सा तत्व यहाँ पे क्या प्रदर्शित करता है, मतलब एक क्वेश्चन निकला था, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस समूह को सिक्का धातु कहा जाता है, ठीक है। तो भैया जहां तुमको दिख जाए कॉपर, जहां तुमको दिख जाए चांदी यानी कि सिल्वर, और जहां तुमको दिख जाए भैया सोना यानी कि Au, ठीक है, तो भैया तुम डायरेक्ट टिक करना कि वो भैया सिक्का धातु तत्व कहलाएगा। तो तुम्हारे पास 3 तत्व होने चाहिए, कौन कौन से मैंने आपको बता दिए भैया, मैंने आपको बता रखा ना अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि नीड है कि आपके पास होना चाहिए कॉपर, आपके पास होना चाहिए चांदी, आपके पास होना चाहिए सोना, ठीक है, वही आपका सिक्का धातु कहलाता है। तो कॉपर चांदी सोना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 38 नंबर कि अम्लगम का आवश्यक अव्यय कौन सा है, ठीक है। जो आपका अम्लगम होता है उसके लिए आवश्यक एलिमेंट जो तुम्हारा होता है वो होता है Pb, ठीक है, क्या होता है जी, Pb, सॉरी Hg होता है, पारा, ठीक है, क्या होता है जी, पारा, Hg, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण ताप क्रम पे द्रव होता है, इनमें से ऐसा कौन सा धातु है जो कि मतलब धातु होते हुए भी तुम्हारा साधारण ताप क्रम पे द्रव होता है, ठीक है।
वो आपका होता है भैया पारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सही आंसर हो जाएगा। और अपना पारा थोड़ा हाई कर लो और थोड़ा सा हाइपर हो जाओ और पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाओ, बिकॉज अब कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं बचे हैं, मतलब कुछ ज़्यादा टाइम ही बचा है ना, मतलब 20 से 30 दिन बचे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो भाई अब सीरियस नहीं होगे तो कब सीरियस होगे? सीरियस तो तुम्हें कुछ महीने पहले नहीं हो जाना चाहिए था, लेकिन भैया अब तो कुछ तुम्हें ज़्यादा सीरियस होना है, ज़्यादा मेहनत करना है, ठीक है, ताकि तुम अच्छा मार्क्स स्कोर पर कर पाओ। और ज़्यादा अगर तुम सीरियस हो ही गए हो ना, तो भैया इस PWB यानी कि फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को फटाक से भी सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस टाइप के हेल्पफुल कंटेंट कहाँ मिलते हैं तुमको? यहीं पे मिलते हैं। जो सारे मॉडल पेपर हो गए, क्वेश्चन बैंक हो गए, उनके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको कहाँ कराया जाता है? तो भैया फिजिक्स वाले भैया पे। तो भैया कर लो यार सब्सक्राइब, क्या सोच रहे हो तुम लोग, ठीक है। आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि जो आपका डी ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है? याद रखना डबल डंबेल होता है। कैसा होता है? डबल डंबेल, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से डबल डंबेल, डमरू के जैसा। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वोपयोगी पदार्थ क्या होता है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोगी पदार्थ क्या होता है हमारा? अगर हमें बनाना हो इलेक्ट्रिक मैग्नेट तो उसके लिए तुम्हारा सबसे ज्यादा जो उपयोगी पदार्थ होता है वो होता है भैया नरम लोहा, ठीक है। क्या होता है जी? तो नरम लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या सोच रहे हो भाई? ऑप्शन नंबर ए टिक करो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, ठीक है। विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? वो आपका हो जाएगा सोना, अरे सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यार, चांदी, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 43 नंबर, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक में सिंपल सा बात है भैया, कार्बनिक यौगिक यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसके अंदर तुम्हें चाहिए कार्बन। कार्बन तो भैया होने ही चाहिए ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तुम क्या सोचने लगते हो यार, कार्बनिक यौगिक तुमको नेम से ही पता चल रहा है, तुमको क्वेश्चन से ही इसका आंसर पता है, यानी कि क्वेश्चन में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो तुम टिक करो ना भैया। तुम PWB यानी फिजिक्स वाले भैया का स्टूडेंट हो ना, तो भैया तुम क्यों बोल जा रहे हो, ठीक है, कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्न में किस प्रकार की औषधियां बुखार कम करती है, ठीक है, यानी कि जो दर्दनाशक होती है। नहीं जी, दर्दनाशक तो हमारा दर्द कम करेगा ना भैया, पैर का दर्द हो, हाथ का दर्द हो, सर का दर्द हो, जो भी हो, तो भैया जो दर्दनाशक होगा वो हमारा दर्द कम करेगा, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा ज्वर नाशक होगा वही तुम्हारा बुखार कम करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ना, तो बी इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 46 नंबर कि पारासीटामोल का उपयोग किया जाता है। अब भैया पारासीटामोल का उपयोग तुम कब करते हो? जब आपको फीवर लगा होता है, बुखार लगा होता है, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं एंटीपायरेटिक के रूप में, ठीक है, एंटीपायरेटिक के रूप में। भैया बीसी दोनों क्यों हो रहे हैं यार, सी हो ना। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा, आप सभी के सामने भी, मेरे सामने भी, ठीक है। तुम याद रखोगे, चीजें भूलोगे मत। एक क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारा हमारे दैनिक जीवन में रसायन जो तुम्हारा आखिरी चैप्टर है उससे प्रश्न लिया गया है, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परासरण दाब किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो परासरण दाब जो आपका होता है वो P बराबर CRT के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, कभी कभी भैया इस तरीके से भी दे देगा PC बराबर RT, तो याद रखना C इधर जाके CRT हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 48 नंबर कि जिसमें परासरण दाब समान हो। भैया इसका जवाब मैं नहीं बताने वाला, सिंपल सा बात है भैया कि जिसमें परासरण दाब समान हो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका समपरासरी कहलाता है। भैया क्वेश्चन में आंसर छुपा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो भैया आप क्यों बता रहे हैं, मैं तो बता दूंगा ना। अरे यार तुम तो तेज हो गए हो बहुत मेरे से, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7, यानी कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होगा वो तुम्हारा होगा 7। इसका मतलब तुमको क्या पता चलता है? पीएच स्केल किस टाइप का होता है? आपने देख रखा कभी क्या? पीएच स्केल तुम्हारा इस टाइप का होता है जिसमें तुम्हारे 0 से 14 तक क्या किया होता है, नंबरिंग किया होता है, मिड में तुम्हारा 7 होता है, ठीक है। और 0 से मतलब 7 से कम की जो चीजें होगी वो तुम्हारे अम्ल कहलाता है। 0 से 7 से कम की जो चीजें होगी वो तुम्हारा अम्ल कहलाता है, और 7 से आगे और 14 तक की जो चीजें होगी वो तुम्हारा क्षार कहलाता है। और जो तुम्हारा बीच में रहता है ना 7, ये तुम्हारा क्या कहलाता है भैया? लवण कहलाता है, ठीक है, जो कि तुम्हारा साल्ट होता है, नमक होता है, ठीक है। तो भैया चीजें तो क्लियर है ना। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि इससे तुमको ये पता चलता है कि जो 7 नंबर होता है वो तुम्हारा उदासीन होता है। पीएच स्केल के अंदर जो तुम्हारा 7 नंबर होता है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है? उदासीन होता है। तो 7 मान है ना भैया तुम्हारा शुद्ध जल का, तो शुद्ध जल क्या होता है? तुम्हारा उदासीन होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि इनमें कौन उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? ठीक है, सबसे अच्छा चालक तो तुम्हारा चांदी होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा आप सभी के सामने। तो आज के लिए इतना ही।
आज की इस क्लास में मैंने आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, सारे के सारे आपके पीवाई क्वेश्चन से। तो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा, आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर आप सभी को आज का क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, बाद में बताएंगे बोलूँगा आपको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में दोस्तों में भी शेयर कर देना, जो क्लास 12 में पढ़ते हैं ना, तो उन्हें शेयर कर देना, बिकॉज उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट होने वाली है, ठीक है। एंड साथ में सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है आपके फिजिक्स वाले भैया के, वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड अगेन थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक जुड़ने के लिए। एंड भैया हमारे चैनल पे, अगर आप, हो सकता है ऐसा कि जब आप हमारी इस वीडियो को देखो तो हमारे चैनल पे 1000 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हों, अभी फिलहाल तो 996 हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि वीडियो अपलोड करने तक, जब तक आपके पास पहुंच पाए, जब आप देखो तब तक भैया 1000 फैमिली मेंबर हमारे हो चुके हों। सो इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया एंड मिलते हैं चलिए कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी को। तब तक के लिए आप सभी कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए।